नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम राहुल गांधी की संपत्तियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की संपत्तियां 55 लाख से 20 के आगे कितना शून्य है, उसका पूरा का पूरा खुलासा आपको करेंगे। इस बीच राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों और किए गए कामों की वजह से उनको कोर्ट में कितनी बार सजा झेलनी पड़ी है, लेकिन आखिरकार सीजीआई जो इस वक्त है, बी आर गवई, उन्होंने राहुल गांधी को स्टे क्यों दे दिया था उनको 2 साल की सजा पर, सब कुछ आपके सामने आएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल का जो सालों से हर भारतीय के मन में घुमड़ रहा है। एक ऐसा सवाल जो ना सिर्फ राजनीति के पड़ते उगाड़ता है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो कभी निजी व्यापार नहीं चलाया, ना कोई फैक्ट्री खोली, ना कोई कंपनी बनाई, फिर भी उसकी संपत्ति 55 लाख रुपए से बढ़ करके 20 लाख रुपए कैसे हो गई? ये कोई और नहीं है, ये है राहुल गांधी। जी हां, वो राहुल गांधी जो गरीबों के मसीहा बनने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति की यह उड़ान हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर यह सब संभव कैसे हुआ? बिना किसी स्पष्ट आय के स्रोत के, बिना मेहनत से कोई दिखाई नहीं देने वाली निशानी, ये धन आया कहां से? ये इसी रहस्य को खोलेंगे, वो भी सबूतों और दस्तावेजों के साथ, उन सच्चाइयों को। और आगे हम दिखाएंगे कि सीजीआई ने आखिरकार इस वक्त के कैसे राहुल गांधी को स्टे दे दिया और वो स्टे अब तक कायम है। क्या आखिरकार कौन से ऐसे घुट्टी पिलाई जाती है कि आखिरकार हमारी न्यायपालिका में इस तरह के फैसले हो जाते हैं? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के 2004 से, क्योंकि जब राहुल गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनकी घोषित संपत्ति थी महज 55 लाख रुपए। जी हां, 55 लाख रुपए। वो दौर था जब अभी राजनीति के नए चेहरे थे और उनकी संपत्ति ज्यादातर फैमिली से आई, यानी विरासत पर टिकी हुई थी। लेकिन 2009 आते आते ये आंकड़ा कूद कर 2 करोड़ 32 लाख रुपए हो गया। यानी ये सिर्फ 5 सालों में 400% संपत्ति बढ़ी। क्या हुआ था? क्या कोई चमत्कार हुआ या दोस्तों से द्वारा मिला? ये चमत्कार नहीं, बल्कि साकेत मॉल प्रॉपर्टी का खेल था। दिल्ली के साकेत में एक प्रॉपर्टी जो अचानक मूल्यांकन में उछाल मार गई। फिर 2014 में संपत्ति पहुंचकर 9 करोड़ 40 लाख पर पहुंच गई। यानी 2004 से 1700% की वृद्धि। और 2019 में 15 करोड़ 88 लाख रुपए, कुल मिलाकर 2880% का ग्रोथ। लेकिन असली झटका तो 2024 का है। वायनाड के नामांकन में दाखिल जब किया करते हुए राहुल गांधी ने घोषणा की कि उनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख 61,862 रुपए है। ये आंकड़े कोई अफवाह नहीं है, ये चुनाव आयोग के हलफनामे से लिए गए हैं। माइनेटा की बात करें तो उपलब्ध डाटा साफ कहता है उसका कि ये वृद्धि 20 सालों में 3583% की है। ऐसी वृद्धि हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के ग्रोथ में देखे हैं, लेकिन राहुल गांधी ना कंपनी के मालिक हैं, ना कुछ करते हैं। तो आखिरकार विदेशी दौरों से पैसे आ जाते हैं क्या? सोचिए, अगर आपकी जेब में 55 लाख रुपए होते तो 20 सालों में 20 करोड़ रुपए हो जाते। आप क्या कहते हैं? लेकिन राहुल गांधी तो वो कहते हैं कि अमीरों का धन बांटना चाहिए, खुद की संपत्ति पर तो चुप भी साधे रहते हैं। अब सवाल यह है कि धन आखिर आया कहां से? राहुल गांधी ने कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं किया, ना कोई स्टार्टअप, ना कोई ट्रेडिंग कंपनी। उनके हलफनामे में आय के स्रोत जो बताए गए हैं कि सांसद की तनख्वाह, रॉयल्टी, किराया, बैंक ब्याज, बॉन्ड से डिविडेंड और म्यूचुअल फंड व शेयर से कैपिटल गेन। 2024 के हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 सालों में उनकी आय रही 6 करोड़ रुपए, लेकिन संपत्ति 20 करोड़ से ज्यादा। इसमें मूवेबल एसेट्स 9 करोड़ 24 लाख के करीब, जिसमें शेयर मार्केट में 4 करोड़ 33 लाख का निवेश। कंपनियां जैसे इंफोसिस, टीसीएस, एनसीएस
पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, टाइटन, ये सब नाम है। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ 81 लाख रुपए, बैंक बैलेंस 60 लाख रुपए से ज्यादा, गोल्ड बॉन्ड 15 लाख रुपए के आसपास, ज्वेलरी 4 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा सबसे बड़ा इमोबाइल एसेट्स 11 करोड़ 15 लाख, इसमें दिल्ली के लोधी स्टेट के रिहायशी फ्लैट, गुड़गांव में प्रॉपर्टी और बहन प्रियंका गांधी के साथ खरीदी गई जमीन। कोई कार नहीं है इनके पास, कोई वाहन नहीं है, लेकिन ये सब कैसे? सांसद की सैलरी तो 1 लाख रुपए महीना है, रॉयल्टी से आते हैं, उनकी किताबों से आते हैं, तो आखिरकार 20 करोड़ रुपए बनाने के लिए कहां से आए? किराया? हाँ बिल्कुल, कुछ प्रॉपर्टी से आता है, लेकिन इतना नहीं दोस्तों कि असली फैमिली फिरासत छिपे हुए स्रोतों में ही छिपी हुई है। लेकिन राहुल गांधी की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा फैमिली से आया, नेहरू गांधी परिवार की विरासत। लेकिन विरासत तो सबकी होती है, सवाल यह है कि वो कैसे बढ़ी। यहां आता है नेशनल हेराल्ड का मामला। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया अखबार स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। 2008 में एक कर्ज में डूब गया, 90 करोड़ का। फिर क्या, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक कंपनी बनाई, यंग इंडियन, सिर्फ 50 लाख रुपए डाले और 99% शेयर हासिल कर लिए, वो भी लोन्स लेकर। नेशनल हेराल्ड के एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया, बदले में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। दिल्ली का हेराल्ड हाउस, मुंबई की प्रॉपर्टीज, कुल वैल्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा, सब कुछ यंग इंडियन के नाम। और यंग इंडियन में राहुल के पास 38% शेयर। 2019 के हलफनामे में उन्होंने 1921 शेयर घोषित किए, लेकिन उनकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए। लेकिन वो कंपनी वो तो 5,000 करोड़ की हो चुकी थी। ये कैसा बिजनेस मॉडल है? 50 लाख से 5,000 करोड़, और ये सब बिना किसी ट्रायल के, बेल पर। ईडी की जांच चल रही थी, आईपीसी 420 के तहत चीटिंग का केस, सोनिया और राहुल दोनों बेल पर हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये लीगल कमाई है तो छिपाने की जरूरत क्या है? अगर विरासत है, जनता का पैसा क्या और इससे कहां से आया? ये सब शुरुआत है। प्रियंका गांधी वाड्रा का मामला ही ले लीजिए। 2014 में उन्होंने 3 करोड़ की कहीं ना कहीं जमीन खरीदी और बेची 58 करोड़ रुपए में। कैसे? क्योंकि उसके बाद लैंड यूज चेंज हो गया, कमर्शियल हो गया, और वो भी राजनीतिक प्रभाव से। डीएलएफ को बेचा और प्रॉपर्टी 55 करोड़ की। ये पैटर्न है फैमिली का धन प्रवाह का बिना स्पष्ट स्रोत के। राहुल गांधी की गुड़गांव की प्रॉपर्टी 2019 में खरीदी, वैल्यू करोड़ों में। साकेत माल 2009 में वैल्यू बढ़ी। ये संयोग या सिस्टम का फायदा? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इनकी आय में शेयर और म्यूचुअल फंड का बड़ा रोल है। लेकिन बिना बिजनेस के ये निवेश कैसे? सैलरी से नहीं तो ये तो फैमिली फंड्स और अनकहानी डील से आता है। सोचिए, एक आदमी की सैलरी 20 करोड़ कैसे हो जाती है? ये सच्चाई आपके दिल को चुभेगी, क्योंकि ये वो अन्याय है जो हम रोज देखते हैं। गरीब मेहनत करता है, अमीर सिस्टम चला लेता है। अब आते हैं उन केसों पर जो राहुल गांधी के नाम पर दर्ज है। माय नेता और एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 चुनाव में उन्होंने 18 उन पर क्रिमिनल केस घोषित किए थे। इसमें से 2 सीरियस थे, कुल 19 पेंडिंग केस। ये छोटी मोटी बात नहीं है। पहला बड़ा केस था डिफेमेशन का। जो डिफेमेशन का केस है वो है 2019 में गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी के केस दायर किया। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि मोदी सरनेम वाले केस कैसे सभी कहीं ना कहीं चोर होते। ये बयान पूर्णेश मोदी को चुभ गया, क्योंकि उनका भी सरनेम मोदी था। सूरत की ट्रायल कोर्ट में चला। 23 मार्च 2023 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को दोषी सजा दिया। सजा 2 साल की हुई और जेल। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत इनको जेल की सजा हुई। यह अधिकतम सजा के डिफिनेशन के लिए था। नतीजा क्या था? राहुल गांधी की लोकसभा में डिस्क्वालीफाई हो गए। वायनाड से सांसद थे, लेकिन 23 मार्च को ही सदस्यता गई। कांग्रेस ने चीर मचाई, लेकिन कोर्ट का फैसला साफ था। फिर क्या हुआ? अपील करी गुजरात हाई कोर्ट में, लेकिन वहां भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। जस्टिस सीताराम यादव ने अपील खारिज कर दी और कहा बयान दुर्भाग्यपूर्ण था, समाज को बांटने वाला था। लेकिन राहुल रुके नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए। एसएलपी नंबर 8644/2023 यानी 2023, सुनवाई 4 अगस्त 2023 को हुई। बेंच में जस्टिस बीआर गवई साहब थे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस विक्रम नाथ थे और जस्टिस जेबी पादरीवाला थे।
जस्टिस गवाई ने हेड किया और क्या हुआ, स्टे मिल गया, कन्विक्शन पर स्टे। राहुल फिर सांसद बन गए, लेकिन ये स्टे इतना आसान नहीं था। कोर्ट ने भी साफ कहा ये स्टे इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और डिस्क्वालिफिकेशन का असर बड़ा है। लेकिन जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की ये केस डेमोक्रेसी को प्रभावित कर रहा है। स्टे के साथ कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि अपील जल्द फैसला हो जाए, लेकिन आज तक 2025 तक केस पेंडिंग है। क्रिमिनल अपील नंबर 254/2023 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्टे ऑर्डर 4 अगस्त 2023 का है, जिसमें साफ लिखा है कन्विक्शन सस्पेंड, यानी राहुल जेल नहीं गए। लेकिन सवाल यह है क्या ये न्याय था या प्रभाव। अब जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में बात है, कोई साधारण जज नहीं है, महाराष्ट्र के विदर्भ से आते हैं, दलित समुदाय से हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2019 से, लेकिन उनका बैकग्राउंड बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और दिलचस्प बात है 2023 में जब स्टे आया तो कांग्रेस ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा था। क्या संयोग था। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि जस्टिस गवई ने सुनवाई में कहा गुजरात हाईकोर्ट का फैसला जल्दबाजी का लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने 20 गवाह सुने, सबूत जुटाए, पुलिस मोदी का केस मजबूत था। फिर स्टे क्यों लगा। क्या राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी हैं, लोकतंत्र का नाम लेकर। लेकिन सोचिए अगर कोई आम आदमी होता 2 साल की सजा काटनी पड़ती बिना स्टे के। ये दोहरा मापदंड आपके दिमाग में झकझोर नहीं देता, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना नाम के हिसाब से। और ये केस भी अभी पेंडिंग है। 3 अप्रैल 2023 की अपील फाइल हुई, 4 अगस्त 2023 को स्टे आया, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया, चुप्पी। तो आखिरकार ये अकेला केस नहीं है, इस तरह के 19 केस हैं। एडीआर की 2024 की रिपोर्ट में 18 पेंडिंग, 2 सीरियस, एक और जो है डिफेमेशन 2022 में आरएसएस के मनमोहन सिंह पर, और एक किताब में आरएसएस को ब्लेम किया, केस चल रहा है, पेंडिंग है। फिर यूके की एक्स्ट्राडिशन केस में 2019 का पुराना मुद्दा, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस, सोनिया राहुल गांधी बेल पे, बहुत सारी कहानियां हैं। ये सारे केस बता रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कानूनों से ऊपर नहीं है, लेकिन सिस्टम उनके सामने जो है वो पूरी तरह से क्या झुका हुआ है। तो ये जितने चीजें हमने बताई हैं, अब आपको ये पूरे मामले पर सोचना है और बताना है कि आखिरकार क्या राहुल गांधी, जिनके पास संपत्तियां इतनी तेजी से बढ़ी, जिनका 2 साल की सजा होने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है, और मात्र सिर्फ इतना ही कि भैया इनको चुनाव लड़ना है। चुनाव तो बहुतों को लड़ना होता है, उनकी जब वो चुनाव में हलफनामा वो डालते हैं, अपना चुनाव में नामांकन करते हैं, उसके बाद उनका नामांकन रद्द हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी, जज साहब को डर था कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना, इसलिए उनका सजा पर स्टे हो जाती है। सवाल बड़ा, इस सवाल को जरा सोचिएगा और देखिएगा कि आखिरकार न्याय, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान में एक गरीब आदमी से प्रधानमंत्री तक सब एक बराबर है। तो आखिरकार राहुल गांधी के लिए हाई प्रायोरिटी क्यों होती है, ये बड़ा सवाल है। बने रहे और न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।